महाकाल मंदिर में चल रहे विस्तारीकरण के कार्य के चलते महाकाल दर्शन की व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया है। इसमें सामान्य दर्शनार्थी हरसिद्धपाल से हाटकेश्वर धर्मशाला के गेट नंबर 4 से प्रवेश करेंगे। महाकाल मंदिर समिति के प्रशासक गणेश धाकर ने मंदिर टीम के साथ चल रहे विस्तारीकरण कार्य का निरीक्षण किया। बताया कि प्रातःकाल के सामान्य दर्शनार्थीगण हरसिद्धि पाल पार्किंग हाटकेश्वर धर्मशाला के सामने छोटे रुद्र सागर के समीप बने पैदल मार्ग से मंदिर अन्य क्षेत्र बड़े गणेश सामने होते हुए गेट नंबर 4 से विश्राम धाम रैंप से उतरकर नरसिंह मंदिर मार्बल गलियारे और बैरिकेड्स होकर कार्तिकेय मंडप से दर्शन के लिए प्रवेश करने के बाद निगम रैंप होकर गेट नंबर 5 के चढ़ाव से बाहर आएंगे और बड़े गणेश मंदिर की गली से हरसिद्धि पाल पार्किंग वापस जाएंगे। अति विशिष्ट गण अभिषेक रसीदधारी शीघ्र दर्शन कर रसीदधारी मंदिर के प्रशासक कार्यालय के समीप बने काउंटर से रसीद प्राप्त कर निर्माल्य गेट से सूर्यमुखी हनुमान जी के मंदिर की सीढ़ियों से उतरकर सभा मंडप कोला गेट प्रथम बैरिकेड से दर्शन करेंगे और पुनः इसी मार्ग से लौटेंगे व नियमित दर्शनार्थीगण निर्माल्य गेट से प्रवेश कर बाल हनुमान जी के मंदिर से सीधे कार्तिकेय मंडप से दर्शन करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर अभिषेक से पूजन अर्चन भी की जाएगी और तमाम तरह के आयोजन किए जाएंगे। अभिषेक रसीद शीघ्र दर्शन रसीद के लिए प्रोटोकॉल कार्यालय के अतिरिक्त शंख द्वार के समीप एक अतिरिक्त काउंटर रहेगा जहां से अपनी आवश्यकता अनुसार सभी रसीदें सुलभ उपलब्ध होंगी। दर्शनार्थी गणों के लिए तमाम सुविधाएं यहां पर की जाएगी। जैसा रहता शुल्क की जो रसीद है वो कहाँ से उपलब्ध होगी, जो श्रद्धालु काफ़ी इधर उधर भटक रहे हैं उस चीज़ को? हाँ, जो भी प्रोटोकॉल के श्रद्धालु हैं दर्शनार्थी हैं उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्रशासनिक कार्यालय के पास प्रोटोकॉल कार्यालय शिफ्ट हो गया है, पूरी तरह से काम करना चालू कर दिया है। आप सभी जानते हैं कि उसका एक ग्रुप है जिसमें कि जिला सत्कार से पॉइंट डलते हैं और अति विशिष्टगण वो अपने से संबंधित रसीद जिला सत्कार के पास जो प्रशासनिक कार्यालय के पास नया सत्कार कार्यालय खुला है वहाँ से वो ले सकते हैं। इसके साथ ही 250 और 1500 की टिकट भी ले सकते हैं। जो जलाभिषेक लेके करना चाहते हैं वो सब सुलभ है, कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। बीते 2 वर्षों से कोरोना के चलते पंचकोशी यात्रा में लगे ब्रेक के बाद अब स्थिति सामान्य होने लगी है तो प्रशासन ने यात्रा को हरी झंडी दे दी। 5 दिनों तक चलने वाली 118 किलोमीटर की पैदल यात्रा सोमवार से शुरू हुई है जो कि 29 अप्रैल तक चलेगी। हालांकि हजारों लोगों ने 2 दिन पहले यात्रा की शुरुआत कर ली थी। आज से यात्रा शुरू करने वाले श्रद्धालुओं ने शिप्रा नदी में स्नान करने के बाद नागचंद्रेश्वर मंदिर में पहुंचकर नारियल चढ़ाकर बल लेते हैं ताकि भीषण गर्मी में उनकी यात्रा बिना किसी विघ्न के पूरी हो जाए। श्रद्धालु यात्रा समाप्त होने पर फिर से यात्री नागचंद्रेश्वर मंदिर में बल लौटाने आएंगे। खासकर ग्रामीण इलाकों से आए श्रद्धालु अपनी यात्रा के दौरान सिर्फ 5 दिनों के लिए सामान को सर पर उठाकर चलते हैं। इस यात्रा में न महिलाएं बल्कि पुरुष और बच्चे भी शामिल हुए हैं। साथ ही साथ पंचकोशी यात्रा 118 किलोमीटर तक निकाली जाती है। इसमें कुल 7 पड़ाव और उप पड़ाव आते हैं। नागचंद्रेश्वर से पिंगलेश्वर, कायावरोहणेश्वर पड़ाव और नलवा उप पड़ाव, बिलकेश्वर पड़ाव, अम्बोदिया कालियादेह उप पड़ाव, दुर्देश्वर पड़ाव, जैथल, पिंगलेश्वर, अंत में शिप्रा नदी पर दोबारा स्नान करने के पश्चात नागचंद्रेश्वर मंदिर में बल लौटाकर यात्रा का समापन होता है। सामाजिक संगठन व ग्राम पंचायत के द्वारा पंचकोशी यात्रियों के लिए ठंडे पेय जल, सेव, परमल, अन्य खाद्यान्न, छाया आदि की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। इसी के साथ उज्जैन शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाएं भी निःशुल्क भोजन के पैकेट और खाद्य सामग्री का वितरण कर रही हैं। क्या महत्व रहता है इन 5 दिन? 3 साल के कोरोना काल के बाद पुनः पंचकोशी यात्रा इस बार अपनी पूरे वैभव के साथ शुरू हुई है। भक्तगण भारी तादाद में इस यात्रा में शामिल हुए हैं। यात्रा आज से शुरू होती है 10वीं के दिन से, कृष्ण पक्ष वैशाख की 10वीं से, लेकिन भक्तगण कल से ही जाना शुरू हो गए हैं। और इस यात्रा ये जो महाकाल महाराज हैं उनके जो चारों द्वारपाल हैं उनकी ये यात्रा होती है 118 किलोमीटर की यात्रा। इसकी शुरुआत नागचंद्रेश्वर मंदिर से होती है। ये भगवान बल के देने वाले भगवान हैं, ताकत के देने वाले भगवान हैं। ये पंचकोशी यात्रा ही नहीं, कोई सी भी यात्रा, चाहे आप 4 धाम की यात्रा पे जाएं या अमरनाथ की यात्रा पे जाएं, यहाँ से बल लेके और अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं। यहाँ नारियल रखकर, उस पर भेंट रखकर यात्रा शुरू करते हैं और पुनः अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद घोड़े के रूप में भगवान को ये बल वापस
अर्पित किया जाता है। इस बार पुलिस प्रशासन की, जिला प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की, नगर निगम की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई हैं। यात्रीगण निर्विघ्न रूप से अपनी यात्रा पे निकल चुके हैं। एक पड़ाव, दो पड़ाव कई लोग पार कर चुके हैं और कुछ लोग आज से भी जो नियम से यात्रा शुरू करते हैं वो आज से शुरू कर रहे हैं। ये 4 जो पड़ाव हैं, यहाँ पर दर्शन करने का क्या महत्व है और क्या लाभ? ये भगवान महाकाल के चारों द्वारपाल हैं। पूर्व काल में इनकी आज्ञा के बाद ही शहर में प्रवेश किया जाता था। चारों दिशाओं पर चारों द्वारपाल हैं, उनकी ये यात्रा पूरी की जाती है, इसलिए इसको पंचकोशी यात्रा कहते हैं। भगवान महाकाल के साथ चारों द्वारपाल। ये जो नागचंद्रेश्वर है, इनको कोतवाल माना जाता है भगवान महाकाल का, और यहाँ से आज्ञा लेके और चारों द्वारपालों की यात्रा कर, भगवान महाकाल के दर्शन कर, शिप्रा में स्नान कर अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं। आपका नाम है? पंडित मनीष शास्त्री, पुजारी प्रतिहारेश्वर। सुबह 4 बजे से यात्रा शुरू की थी और रास्ते में कहीं कोई तकलीफ नहीं थी। लाइट वाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी खासी थी। पिंगलेश्वर पहुंचे करीबन 7 बजे और पिंगलेश्वर में भी नगर पालिका की तरफ से, सरकार की तरफ से काफ़ी कुछ सुविधाएँ हैं। मतलब कहीं भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी की जो अधिकतर समस्या होती है, पानी की समस्या बिल्कुल भी नहीं थी और हर तरह का उद्घोषणा हो रही थी। हर जगह बताया जा रहा था कि कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, आपको कैसे किस तरह से यात्रा करना है। भोजन की व्यवस्था हर जगह बीच बीच में हर जगह सुविधा दे रहे थे। पानी पीने की व्यवस्था अच्छी थी, रास्ते में पानी पीने की व्यवस्था थी। काफ़ी कुछ सामाजिक संस्थाएं भी काफ़ी मदद कर रही थी, उनकी तरफ से भी सब सुविधाएँ थी कि किसी को कुछ आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा नगर पालिका की तरफ से स्वास्थ्य केंद्र की तरफ भी सुविधा थी, किसी को कोई चोट लगे तो उसके लिए भी वो लोग सब तैयार थे और निःशुल्क व्यवस्था पूरी अच्छी तरह से की जा रही थी। तो खामी यहाँ पर नहीं है। हमारी सभी की तरफ से सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं उनकी तरफ से जो सुविधाएं दी गई हैं वो वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है और तारीफ है। बताओ, आप पंचकोशी यात्रा कर रहे हो, क्या महत्व रहता है, क्यों करते हो? इस लक 84 जिंदगी खत्म हो जाती है। अपने जैसे भोगना पड़ता है वो नहीं भोगना पड़ता है। जैसे अपने लक 84 में सब चीज़ बनते हैं वो नहीं बनना पड़ता है। ये लक 84 खत्म हो जाती है, इसे बहुत अच्छा रहता है, सुकून मिलता है। मतलब वो खुद ही मैया रानी आदेश देती है कि चाहो तुम। अब पूरे रास्ते में बाबा का जयकारा लगाते हुए जाते हैं। हाँ, जाते हैं। किस प्रकार की कठिनाइयाँ आती है और किस प्रकार से आप पूरी होती है? अच्छी तो नहीं होती है हमारी तो पूरी। नाम जैसे कोरोना काल के बाद में आप जा रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? कहीं नहीं अच्छा लग रहा है, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा थोड़ी डर तो लेकर थोड़ी आए मन में, हम ऐसा सोचते ही नहीं। नाम क्या है? रेखा। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस को प्रांतीय शाखा पर उज्जैन नगर पालिका निगम उज्जैन के समस्त सफाई कर्मचारियों की न्यायोचित 18 सूत्रीय मांगों को लेकर इनकी निराकरण के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश लोट के नेतृत्व में नगर निगम गेट पर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन करते हुए चौथे चरण का शुभारंभ किया गया। गेट पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री ओपी सत्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैलाश पावरे, प्रांतीय उपाध्यक्ष शंकरलाल बोयर, नमाज अध्यक्ष गुरुचरण कलोसिया, कार्यवाहक अध्यक्ष राजेंद्र सरवाल, कार्यवाही रवि गौसर और मनीष गौसर, नगर महामंत्री जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र गौशार के साथ ही इन लोगों ने समर्थन किया और निगम गेट पर नगर निगम आयुक्त अंशुल जी गुप्ता को मांग और ज्ञापन पत्र सौंपा। साथ ही जिला कलेक्टर आशीष सिंह को भी मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा। संयुक्त कार्यक्रम में प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे। राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओपी लोट, प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैलाश पवार, प्रांतीय उपाध्यक्ष शंकरलाल बोयर, नायब महामंत्री मनोहर गौहर, अपावस अध्यक्ष अनूखी लाल भारती, नगर निगम अध्यक्ष गुरुचरण कलोसिया, जिला अध्यक्ष जितेंद्र डागर, श्री गौसर, जिला उपाध्यक्ष जिंद गौसर, मनीष चावरे, मनीष परोथे, संयुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष हमीद दादा, महेंद्र सिंह गौसर, दिलीप भाई के साथ कार्यवाहक रवि गौसर और परतवाल, साथ ही तमाम कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित थे। हड़ताल का आपने जो आज ज्ञापन दिया है उसमें यानी क्या क्या मांगे रखी गई है? देखिए, सफाई मजदूर कांग्रेस का एक हमारा चरमबद्ध आंदोलन चल रहा है। इसके तत्वाधान में हमने हमारे जो सफाई कर्मी हैं उनको नियमित की जाए, उनको परमानेंट किया जाए और ठेका प्रथा जो चल रही है उसमें बहुत सारी अनियमितता है।
ठेके में वहाँ से नगर निगम से 9,000 रुपये निकलते हैं, लेकिन जो हमारे सफाई कर्मी उनके हाथ में 4-5 हज़ार रुपये आते हैं। इस कारण क्या कहीं ना कहीं उनका भी विकास नहीं हो पा रहा है। इन सारी चीज़ें मांगों को लेकर हमने आयुक्त महोदय से मांग की है कि ठेका प्रथा बंद की जाए और जितने भी हमारे सफाई कर्मी हैं उनको परमानेंट किया जाए। अगर ये सारी हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम 1 मई को चरम बंद आंदोलन करेंगे और पूरी सफाई व्यवस्था बंद रखेंगे शहर में। कमिश्नर साहब का क्या कहना है उसमें? कमिश्नर साहब ने ज्ञापन लिया और उनका कहना है कि मैं इसको आगे फॉरवर्ड करूँगा, आगे से जो भी मुझे दिशा निर्देश मिलेंगे उस पर काम करूँगा। अगर वो अगर नहीं होता है तो आप 1 तारीख के दिन? हाँ, हम लोग हड़ताल करेंगे, सफाई व्यवस्था बंद रखेंगे। 1 तारीख के दिन आप पूरा बंद रहेंगे? हाँ, बंद रखेंगे। आपका नाम? वीरेंद्र कुमार गोसर, सफाई मजदूर कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष। हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी हरसिद्धि बिहार में पूर्व अपर कलेक्टर शंकरलाल सोनी की पत्नी रहवासियों के साथ जन सुनवाई में पहुंची। महिला के अनुसार उनका किराएदार अंकित भटनागर उनके घर से आरओ प्लांट संचालित करा है। मकान खाली करने का बोलने पर पैसों की मांग करा है। आरओ प्लांट के कारण कॉलोनी की सभी बोरिंग सूख रहे हैं। एक मिनट मेरे पति एक मिनट कहाँ का है और आज बृहस्पति भवन में आप जन सुनवाई में आए हो, आपका क्या मामला है? मेरा मामला है कि मेरा मकान खाली नहीं कर रहा है और मेरा एग्रीमेंट 11 महीने का पूरा हो गया 2020 में। उसको नोटिस भी दिया गया है, हाउसिंग बोर्ड से भी दिया गया है, पूरी कार्रवाई की गई है और कलेक्टर साहब से मैंने निवेदन किया था कि उन्होंने 20 मई का खाली करने को बोला है। लेकिन कॉलोनी वालों को कहना है कि उनका पानी पूरा बैठ रहा है, बोरिंग सूख गया है, पानी की बहुत समस्या है और वो 1.5 साल से मेरा किराया भी नहीं दिया। कौन लोग है वो, क्या नाम है उसका? ये उसका है अंकित राज भटनागर। वो क्या करता है? वो पानी बेचता है मेरे मकान से। आरओ प्लांट लगा रखा है, बिना परमिशन के लगा रखा है, इससे हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ है। आपने यहाँ कलेक्टर में कितनी बार शिकायत की? मैं कलेक्टर को आवेदन दिया, कलेक्टर साहब को मैंने, और उन्होंने उसका भी सुना है। उसका वो क्या लिखा है, कॉलोनी की और दूसरे लोगों को किस तरह समस्या हो रही है इसकी वजह से जो ये सारे कॉलोनी बोलो। अरे एक मिनट उनको बोलना, अभी एक हम उनसे आप बताइए, आप बता दीजिए किस तरह की समस्या हो रही है कॉलोनी के अन्य लोगों को जो रहवासी उनको क्या? लोगों को कि उनके बोरिंग सूख गए हैं, मेरा बोरिंग भी सूख रहा है, ना तो बिजली का बिल भर रहा है और ना किराया दे रहा है। मेरा तो किसी कब्जा कर रखा मकान। कहाँ का मामला, कहाँ रहते हैं आप, कहाँ का मामला है ये हाउसिंग बोर्ड। मेरे को तो मैं तो आई हूँ बच्चों के पास, मेरे पति शंकरलाल सोनी शहीद कर, क्योंकि बच्चे ले गए थे साल भर से। शंकरलाल जी सोनी क्या थे मैडम? ये बताइए। संयुक्त कलेक्टर। आपका कलेक्टर जी? और यहाँ तहसीलदार भी रहे, डिप्टी कलेक्टर रहे, संयुक्त कलेक्टर रहे। एम पद से यहीं से रिटायर्ड हुआ मेरे पति। क्या नाम है आपका? मेरा राजमणि सोनी राव है। मैडम का हाउसिंग बोर्ड का क्या मामला है? अभी तक उनका मकान मालिक होने के बाद भी एक्चुअली इन्होंने जिनको रेंट पे दिया मकान, वो आरओ वाटर प्लांट चला रहा है जिससे कॉलोनी वालों को तकलीफ़ है। तो नेचुरल है कि रेसिडेंशियल में ये इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। पानी नीचे लेवल डाउन होता है और बहुत सारी बातें हैं, सभी के अधिकार उससे जुड़े हुए हैं। तो इन लोगों की ये शिकायत है, तो हमने हमारी तरफ से मकान मालिक को नोटिस दे दिया है कि आप उससे खाली करवाइए, हम आपकी लीज़ निरस्त कर देंगे। हमारे पास कोई ऐसा हमला नहीं है कि हम लोग उससे आरओ प्लांट को उखड़वा सके या जेसीबी चलवा सके, ऐसा कोई हमारे पास हमला है नहीं। उद्योग विभाग ने उनको परमिशन दी है जो उनको नहीं देना चाहिए थी। एमपीबी ने उनको कनेक्शन दिया है जो उनको नहीं देना चाहिए था। दरअसल रेसिडेंशियल में वो ये सब चीज़ें जांच का विषय हो सकती है। हमने तो रेसिडेंशियल मकान उनको अलॉट किया, अब उन्होंने किराए से दिया किसी को आरओ वाटर प्लांट चलाने के लिए, तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके। गोपाल भावसा, संपदा प्रबंधक हूँ हाउसिंग बोर्ड में। जन सुनवाई में विवाद हुआ, जहां पर मंगलवार सुबह कोठी पैलेस के सामने स्थित बृहस्पति भवन में हो रही जन सुनवाई में डाबरी पीठा निवासी शिकायतकर्ता जयप्रकाश शर्मा और नगर निगम उपायुक्त सुबोध जैन के बीच हाथापाई हो गई। दरअसल जयप्रकाश शर्मा 24 खंबा माता मंदिर के पास हो रहे निर्माण की शिकायत लेकर जन सुनवाई में पहुंचे थे, जहां से लोगों की समस्या सुन रहे अपर कलेक्टर अवि प्रसाद ने उन्हें नगर निगम उपायुक्त सुबोध जैन के पास भेजा, जहां पर दोनों में कहा सुनी और विवाद हो गया। जयप्रकाश का कहना है कि सुबोध जैन ने उनकी कॉलर पकड़ी, वहीं निगम उपायुक्त सुबोध जैन ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि जयप्रकाश हमेशा किसी न किसी मामले की शिकायत लेकर आते हैं और बाद में समझौता कर लेते हैं। इस बात को लेकर उन्हें समझाइश दी जा रही थी, विवाद जैसी कोई बात नहीं है।
से आप शिकायत करने आए थे, क्या हुआ आपके साथ अंदर? अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे सुबोध जैन है, जो पहले वो उपायुक्त थे, उन्होंने मेरा गला दबाया और उन्होंने गला पकड़ लिया मेरा और कहा कि साहब ये तो रिश्वत खाता है और रिश्वत के लिए शिकायतें करता फिरता है, जबकि फेमस और जबकि ये है सिकंदर जो शराब कांड हुआ था उसका हीरो था ये, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, पैसे देके सब बच गए ये। और मैं शिकायत करने आया था यहाँ पे 24 खंबा 2300 पुराना जो प्रवेश द्वार था महाकाल मंदिर वन का, उसके पास में अवैध निर्माण हो रहा है। कलेक्टर साहब ने इसमें CMC करके वो लिखा था, उस दिन ये सीधा भाग गया था। वो आज साहब के सामने उसने ये काम करा है। ये सबसे बड़ा चोर डाकू है और नगर निगम के अंदर सबसे बड़ा गिरोहबाज है। शराब कांड का हीरो खास ये SIT को शराब कांड में इसका सबसे बड़ा, इसकी गाड़ियाँ पकड़ी, ये सब निगम में होता क्या था, सिकंदर को लाने वाला कौन था? इसकी शिकायत आप नहीं करेंगे? आपके साथ जो अभी घटनाक्रम हुआ उसकी शिकायत करेंगे आप? अब देखिए मेरे पास पुलिस के पास जाऊँगा तो पुलिस कहेगी सबूत लाओ। अब बताओ कौन सबूत? आप गवाह देते हो क्या? तो मैं कर देता हूँ। आपका नाम बता दो। जयप्रकाश शर्मा। नहीं, विवाद नहीं हुआ कुछ भी। किस तरह का क्या उसका प्रचलन है? क्या नहीं, उसका क्या है, वो हमेशा हर शिकायत लेके आता है, बार बार किसी की भी शिकायत, मतलब जिससे कोई लेना देना नहीं है। ये कतिपय लोग हैं जिस तरीके के ब्लैक मेलिंग का काम करते थे, इसके पहले छतरी चौक तरफ दुकानों के पीछे पड़े हुए थे नगर निगम में, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। अभी भी उसको समझाइश देने की कोशिश की थी कि आपका खुद व्यक्तिगत परेशानी हो तो कोई काम करो, अन्यथा कि बार बार क्यों आ जाते हो। ये कितनी शिकायतें लगभग हर बार, मतलब जब भी आते हैं 4-5 शिकायतें लेके आ जाते हैं यहाँ पर। हाँ, काम यही काम है। और मेरे को जहाँ तक मालूम पड़ा था पहले, ये दुकानदारों से पैसे मांगते, नहीं देने पर शिकायत करते हैं। आप पर आरोप लगा रहे हैं आपने कागज पकड़ी, उसमें गला पकड़ा? नहीं, वो तो झूठा बोल रहा है। वो तो उसको जब उसको समझाइश देने की कोशिश की, झूठा बोल रहा है, कोई कॉलर नहीं पकड़ी उसको। कॉलोनाइजर के द्वारा पेयजल टी कनेक्शन के लिए आवेदन नगर पालिका निगम उज्जैन की NOC के साथ ही प्रस्तुत करें, ये आदेश दिए गए हैं। समिति विभाग के द्वारा नियम अनुसार डिपॉजिट राशि जमा करने और साथ ही साथ स्वीकृति के पश्चात ही कनेक्शन दिया जा सकेगा। इसके लिए कॉलोनी वासियों को निजी जल कनेक्शन श्री गंगेश्वर महादेव विकास समिति के सरबाग कॉलोनी मक्सी रोड पवासा की ओर से एक आवेदन पत्र नल कनेक्शन और जल निकासी से संबंधित प्रस्तुत किया गया। इसका जवाब सहायक मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखंड क्रमांक 1 ने निहायत ही तलने वाले अंदाज में दिया है। उक्त केसरबाग कॉलोनी वेद कॉलोनी है और कॉलोनाइजर ने नगर निगम उज्जैन को 2014 में हैंडओवर दिया है, अर्थात जल के लिए नियमानुसार डिपॉजिट कॉलोनाइजर के द्वारा किया जाना चाहिए, न कि रहवासियों के द्वारा। यदि नगर निगम ने कॉलोनाइजर से डिपॉजिट राशि लिए बिना कॉलोनी को हैंडओवर किया है तो ये डिफॉल्ट नगर निगम का है। ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए जो इस प्रकार पब्लिक को कागज में उलझाकर अपने दायित्व से पल्ला झाड़ लेते हैं। मुख्यमंत्री महोदय को सभी नल जल योजना से पलीता लगाया जा रहा है और सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहनाने वाले विभाग एक दूसरे पर काम थोपते हैं, जिससे कोई भी योजना साकार नहीं हो पाती। अतः हमारा अनुरोध है कि पेयजल हमारा अधिकार है। करीब 400 परिवार वर्षों से जल के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। अधिकारी हमें कानून का पाठ पढ़ाते हैं। आपसे निवेदन है कि हमारी भावनाओं को समझें और व्यक्तिगत रुचि लेकर कॉलोनी वासियों को जल समस्या और जल निकासी की समस्या से मुक्ति दिलाने का कष्ट करें। आप आज जनसुनवाई में समस्या लेकर आए, किस प्रकार की समस्या आपकी? क्या हमारे कॉलोनी की तो नल की समस्या, दूसरी ड्रेनेज की समस्या और तीसरी जितने भी पार्क हैं, एक भी पार्क आज दिनांक तक डेवलप नहीं हुआ। 2014 से हमारी कॉलोनी हस्तांतरित हो चुकी है। आज मेन समस्या हम ये लेके आए थे कि हमने जब यहाँ जनसुनवाई आवेदन दिया था तो वहाँ से PHC से हमको जो जवाब आया उसमें बताया गया है कि आप हमको NOC दो या फिर उसकी राशि जो कुछ भी जो लगती है वो जमा करो। तो हम यूज़र थोड़ी जमा करेंगे, तो नगर निगम से मांगना चाहिए उनको। तो हमसे NOC मांग रहे थे, हम कहाँ से? वो आज सर को हम ये वापस रिपीट आवेदन ये देने आए कि हमारी जो NOC हम कहाँ से देंगे? NOC निवासी आप लोगों फिलहाल में क्या समस्या आपको? हमारी समस्या नल की समस्या ही है। कहाँ के निवासी आप? केसरबाग कॉलोनी 40 नंबर वार्ड के। परिवार वहाँ पर रह रहे हैं? 400 परिवार रह रहे हैं वहाँ पर। कितने समय से आप लोग परेशान हो रहे हैं? कब तक आवेदन दे रहे हैं? हम आवेदन तो इसके पहले कई बार दे चुके, बाकी अब रजिस्टर्ड हमारी 6 महीने पहले ही हुई है। तो रजिस्टर्ड होने के बाद थोड़ा सा जवाब सवाल होने फिर तो हम हमारे कागज तो पहले 3-4 दिए हैं, बाकी आज तक उसका कोई रिटर्न जवाब नहीं आया हमारे पास। क्या मांग है आपकी? यही नल की, एक तो नल कनेक्शन नहीं हो रहा हमारे यहाँ, दूसरा नंबर ड्रेनेज की समस्या है। हमारे ड्रेनेज की समस्या है कि पानी जो सारा कॉलोनी का इकट्ठा होकर लोगों की लेटरिनों से बाहर निकल के आता है बारिश के अंदर।
बारिश के अंदर ओवरफ्लो के अंदर बाहर निकलता पानी, लेटरिन का पानी पूरे घर में भरा था, क्योंकि पानी की निकासी किसी बड़े नाले में कनेक्ट नहीं हुई है। हमारा पानी का जो नल पूरा कॉलोनी किसी बड़े नाले में कनेक्ट होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। जिन्होंने कॉलोनी की विकसित की थी और उनसे आपने बात की तो क्या उनका कहना है? उनसे कैलाश सिंह जी चौहान जी की कॉलोनी, कौन इधर है? उनसे आपने बात की, संबंध में क्या कहना? और उनसे थोड़ी बात वो कर गए हैंड ओवर, तो हम तो अब प्रशासनिक जो करते हैं कार्रवाई उसी के लिए कर रहे हैं। नगर निगम के हैंड ओवर हो चुके हैं ना कॉलोनी। आपका नाम बताइए। महेंद्र व्यास। उज्जैन में अन्नदाता किसान के ऊपर मंडी कमेटी की सिक्योरिटी में प्राणघातक हमला कर उस पर गोली चला दी गई। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचकर जानकारी जुटाई, साथ ही पूरे मामले में पूछताछ की। बताया जा रहा है कि जिस किसान पर मंडी कमेटी की सिक्योरिटी ने गोली चलाकर प्राणघातक हमला किया, उसके पहले अन्य किसान के साथ भी उसका विवाद हो चुका है। और बताया जा रहा है कि जिस सिक्योरिटी गार्ड ने गोली चलाई है, उसके पहले भी कई किसानों के साथ वो विवाद कर चुका है। उसके बाद भी मंडी कमेटी इस गार्ड को क्यों रख रही है, ये जानकारी मौजूदा किसानों ने दी। कुछ भी नहीं था, मगजमारी उसको सुबह से गाली कुत्ते ही कर रहा था। एक किसान से उसकी मगजमारी चल रही थी, मैं अपने ट्रैक्टर के साथ खड़ा था। वो कारतूस भरे, वो निकाले कारतूस भरे, 3 बार उसने कारतूस भरे और 3 बार निकाले और चौथी बार उसने फायरिंग कर दी। उसके बावजूद फिर 2 कारतूस भरे। वो बोले कि मैं सब सारे किसान को मार दूंगा। बोला कौन था ये? गार्ड था यहाँ का, इसका जाट वाले का, और ये बेईमानी कर दिया है, टोल कांटे वाला। आपने इसकी पहले शिकायत करी थी? हम तो पहली बार आया आज। शिकायत क्या करे? शिकायत करे तो आज सभी को पता चल गया ना। आप करो ना शिकायत। आपको कहाँ लगी? कहाँ लगी? हाथ पे लगी, उंगली में लगी, जांग पे लगी, चल रहे हैं उसके। बच गया तो बाल बाल बच गया मैं। मेरे 10 तारीख को शादी, अगर मैं मर जाता तो मेरे बच्चे की शादी कौन करता? आप करते, मैं करता, या वो करता? क्या करोगे? उसको सजा दिलाओगे? अभी नहीं दिला पाओगे आप। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार अंजना। आज मंडी में जाट कांटे पे जाट उसकी मनमानी करते हुए वहाँ पे कोई भी किसान के ऊपर अभद्र व्यवहार करते हुए फायरिंग हुई। उसमें एक किसान के हाथ में लगी है और उमेश बेस डोडिया जो शर्मा जी यहाँ पे मंडी सेक्रेटरी है, वो लापता है। और अभी प्रसाद यहाँ के प्रशासक है, पर उसके कमरे में 2-2 इंच धूल जम रही, वो भी नहीं है यहाँ पे। ऐसे किसानों की सेवा की जा रही है इन मंडी में। गोली किसको लगी? क्या नाम है उनका? गोली राकेश आंजना है, कड़ई निवासी है। उनके हाथ में छिलती हुई गोली निकली है, पर यहाँ पे ना तो प्रशासक है ना मंडी सेक्रेटरी है। गोली कोई मंडी के गार्ड, और वह मंडी का गार्ड भी कहाँ खड़ा? निजी जाट कांटे पे खड़ा। मतलब मंडी का गार्ड ड्यूटी जाट कांटे वाले की कर रहा है। ऐसा प्रशासक यहाँ मंडी में बैठा हुआ है। नारायण सिंह आन्ना। आज दोपहर करीब 3:30 बजे की बात है। मंडी में तोल काटा है, इलेक्ट्रॉनिक तोल काटा, जहाँ पे किसान लोग अपनी फसल लाके तोल करा रहे थे और लाइन लगा रहे थे, लेकिन लाइनें एक से अधिक होने से अव्यवस्था हो रही थी, जिसकी शिकायत मंडी परिसर में उनके प्रभारी अधिकारी को प्राप्त हुई। उन्होंने वहाँ पे व्यवस्था बनाने के लिए अपना सिक्योरिटी गार्ड भेजा था, जो अपनी गन लेके साथ में था। वहाँ किसानों के साथ में लाइन लगाने की बात को लेकर उसका थोड़ा हॉट टॉक हो गई, और उसी तेज़बंदी में उसने व्यवस्था बनाने के हिसाब से रोड के ऊपर एक 12 बोर से फायर कर दिया, जिससे कुछ गिट्टी कंकर उछल के 1-2 लोगों के हाथ में उंगलियों में चोट लगी है। सर, ऐसी क्या स्थिति बनी कि जवान को जो है फायर करने की नौबत आ गई किसानों की? चूँकि लाइनें बनाने पर किसान लोग भी अपनी तरफ से लाइनें में बनाने में सहयोग नहीं कर रहे थे, तो ट्रैक्टर आगे पीछे करने की बात को लेकर मैं ट्रैक्टर आगे करूँगा नहीं करूँगा, इस बात पर से फायर हो गया है। किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? ये जिस प्रकार से हमें आवेदन देंगे, मेडिकल कराया जाएगा, और चूँकि प्रथम दृष्टया गार्ड के द्वारा नेग्लिजेंसी दिखाई दे रही है, तो उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा।